दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया या बीएसओ हो गया, तो उसमें आपको पता है ना कि बिहार जीके का काफी महत्व है। और इसीलिए मैं एक आपको सीरीज लेकर आया हूं, बिहार का संपूर्ण भूगोल, जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक पढ़ाया जाएगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैंने यहाँ पे लेसन का नाम लिख दिया है और यहाँ पे आपका बिहार का समान परिचय हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। और बिहार का आंतरिक संरचना भी हो चुका है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, बिहार की भौतिक संरचना। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं बिहार की भौतिक संरचना। यहाँ देखिए, यहाँ दो भागों में बांटा गया है बिहार की संरचना को। एक तो बिहार की भौतिक संरचना और एक आंतरिक संरचना। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस है, धरातल है, और धरातल पे आपको पता है कि पर्वत भी पाए जाएंगे और पठार भी पाए जाते हैं। पठार मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसका शिखर ना हो उसे पठार कहते हैं। और आपको धरातल पे मैदान भी पाए जा सकते हैं और रेगिस्तान भी पाए जा सकते हैं। तो ऊपर की जितनी भी संरचना है, धरातल के ऊपर की संरचना को हम लोग भौतिक संरचना के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक। और धरातल के नीचे जो बहुत से युग जो चट्टान होते हैं, जैसे कि आर्कियन और कैम्ब्रियन, इस युग के जो चट्टानें होती है धरातल के नीचे, तो उसको हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में मतलब उसमें पढ़ते हैं। तो ये मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक संरचना के बारे में। तो यहां देखिए, जैसे कि कहते हैं कि बिहार में बहुत सारी विविधता पाई जाती हैं। जैसे आपको शिवालिक पर्वत भी पाया जाता है, मैदानी भाग भी पाया जाता है और पठार भी पाया जाता है। जैसे यहाँ मानचित्र को देखते हैं, तो ये आपका बिहार है और यहाँ ये जो देख रहे हैं, ये आपका पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण में हिमालय का शिवालिक वाला जो भाग है वो आता है। तो जैसे आप देखते होंगे, महान हिमालय होता है, मध्य हिमालय होता है और ये शिवालिक, ठीक है, शिवालिक वाला पार्ट आपको चंपारण में मिलता है। तो उसके बाद कहता है कि मध्य में मैदानी भाग। अब आपको पता है कि यहां से गंगा नदी जाती है और ये पूरा का पूरा ये जो भाग देख रहे हैं हरा रंग का, ये सब क्या है? ये सब बिहार की मैदानी भाग है। उसके बाद कहता है कि दक्षिण में संकीर्ण पठारी क्षेत्र। तो आपको पता है कि ये उत्तर हो गया, नीचे आपका दक्षिण हो गया। तो दक्षिण में आपको पता है झारखंड में छोटा नागपुर का विस्तार है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। तो उसका कुछ क्षेत्र आपको पड़ता है जो सटे हुए जिले हैं, जैसे कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, यहाँ पे जमुई, बंका, जितने भी जिला है जो देख रहे हैं, मुंगेर, इन पे आपका छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। ठीक। तो अब बारी बारी से देखते हैं पूरे डायग्राम के साथ और पार्ट बाय पार्ट करके। यहाँ पे आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि समुद्र तल से औसत जो ऊंचाई है बिहार की कितनी है, तो 173 फीट। अगर मीटर में पूछ दे तो आप क्या कहिएगा? 53 मीटर में है। यहाँ आगे देखिए, अब जैसे कि प्राकृतिक प्रदेशों को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र हो गया, बिहार के मैदानी क्षेत्र हो गए और दक्षिणी पठार हो गए। अब यहाँ पे ना थोड़ा और विस्तार से जब देखते हैं, तो शिवालिक को भी 3 भागों में बांट दिया गया। एक यहाँ पे देखिए सोमेश्वर की श्रेणी और हरहा घाटी या दून घाटी, और यहाँ पे देखिए रामनगर दून की पहाड़ी। तो 3 भाग में हो गया शिवालिक। उसके बाद अगर बिहार के मैदान को देखा जाए तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तर बिहार का मैदान और एक दक्षिण बिहार का मैदान। यहाँ पे दक्षिण लिखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए उत्तर बिहार के मैदानों को भी 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला उपतराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र और चौर या मन। चौर और मन को तालाब कहते हैं, झील कहते हैं यहाँ पे बिहार में। उसके बाद अगर देखा जाए, दक्षिण के पठार को भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कैमूर और रोहतास का पठार, गया का पहाड़ी और राजगीर गिरियक पहाड़ी, और एक है नवादा मुंगेर की पहाड़ी। तो अब आते हैं, पहले क्या देखेंगे हम लोग? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र वाला। तो यहाँ पे वही वाला भाग है। तो ये शिवालिक वाला क्षेत्र हम लोग अभी देखेंगे। तो क्या है स्थिति? सबसे पहले ये पूछेगा शिवालिक है कहाँ? तो भाई आपको पता है ना, बिहार का कौन सा जिला? तो चंपारण वाला जिला। कौन सा जिला? तो चंपारण का उत्तरी क्षेत्र जो है वहीं पे आपको मिलेगा। और अगर चंपारण नहीं दिया, पश्चिमी चंपारण नहीं दिया, तो आप क्या कहिएगा? उत्तर और इधर पश्चिम। तो यानी उत्तर पश्चिम में ही तो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, तो ये भी दे सकता है।
तो आपको इस तरह से भी पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि इस शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो विस्तार आप कहिएगा 932 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल बताया जा रहा है 932। अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 80 मीटर से लेकर 250 मीटर। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब लंबाई हो तो किलोमीटर में और ऊंचाई हो तो मीटर में मापते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार के कुल भूमि का कितना, जैसे मान लो कि बिहार में 100% भूमि है, ठीक है, बिहार में 100% भूमि है, तो कितने परसेंट पे पर्वतीय क्षेत्र है या शिवालिक क्षेत्र है, तो बहुत कम है, बहुत कम, 0.06% है क्या, शिवालिक भाग, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें इस क्षेत्र में कई दर्रे पाई जाती हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। अब यहाँ पे दर्रे क्या है, दर्रे बोले तो अगर मान लीजिए दो पहाड़ों के बीच में एक दरार पड़ जाए और बीच में एक मार्ग बन जाए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए बीच में जो मार्ग बनता है पहाड़ों के बीच में, तो उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। तो बिहार में भी दर्रा है, जिसमें मोस्ट फेमस पता क्या है, एक तो सोमेश्वर दर्रा हो गया, एक आपका ये भिखना ठोरी जो दर्रा देख रहे हैं, ये बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद गरवा भी है, तो 3 दर्रे हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद और भी कहता है कि सोमेश्वर दर्रा और भिखना ठोरी दर्रा कौन सी, देखिए यहाँ पे देखिए कुदी नदी और गरवा, यहाँ पे देखिए ये 2 दर्रे जो है ना, किस नदी, कुदी नदी, और यहाँ गरवा दर्रा जो है वो हरहा नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक ना, नदी से निर्मित है। तो 2 दर्रे आप देख लीजिए, फिकना टोरी मेन है, कुदी हो गया, और गरवा जो है वो क्या हो गया, हरदा नदी। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आते हैं आगे, तो जैसा कि हमने कहा था कि शिवालिक को भी 3 भागों में बांटा गया है, सोमेश्वर, और यहाँ पे आपका क्या है, हरहा घाटी और रामनगर दून। तो पहले देखते हैं रामनगर दून के बारे में। तो देखिए ये क्या कहता है कि ये सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला क्या है, सोमेश्वर श्रेणी। अब इसके दक्षिण में बोल रहा है तो सबसे नीचे हो जाएगा, और बीच में आप जो देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हरहा घाटी। अच्छा घाटी किसे कहेंगे, 2 पहाड़ और ऐसे ये हो जाता है, तो जो वी आकार देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाता है, घाटी हो जाता है। तो अगर हम नीचे से बात करें तो ये हो गया रामनगर दून, और ये हो गया ऊपर में हो गया सोमेश्वर, और यहाँ पे हो गया आपका कौन सा, तो हरहा घाटी। तो क्या कहता है कि सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में है, और इसकी लंबाई जो है 32 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है 8 किलोमीटर है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। इस भाग का सबसे ऊंचा पर्वत या ऊंचा भाग कौन सा है, तो संतपुर है, जिसकी ऊंचाई जो है 242 मीटर है, ठीक। तो इस रामनगर दून की पहाड़ी की बात हो रही है। आगे देखते हैं अगला कौन है, हरहा घाटी। तब भाई सिंपल सा हम कह सकते हैं हरहा घाटी, सोमेश्वर रामदून, और बीच में क्या हो गया, हरहा घाटी, या इसे दून की घाटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है इसकी लंबाई कितनी है, तो कहीं 21 देता है, कहीं 22 देता है, तो आप 21-22 दोनों याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल अगर पूछे तो आप कहिएगा 214 किलोमीटर स्क्वायर, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 152 मीटर है, ठीक है, 152 मीटर है। तो ये वाला ज्यादा आता है, इन चीजों को देख लीजिएगा। अब जो सबसे मेन है बिहार का, यानी शिवालिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, सोमेश्वर श्रेणी। तो यहां पे देखिए क्या कहता है कि त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी तक ये फैला हुआ है, ठीक। इसकी लंबाई कहीं 70 देता है और कहीं 74 देता है। बहुत सारे किताबों में अलग अलग डाटा आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने दोनों दे दिया, 70 और 74 भी। यहां पे देखिए औसत चौड़ाई कितना है इसका, तो औसत चौड़ाई जो है, माइक काम कर रहा है, मुझे लगा ऑफ हो गया। यहाँ पे देखिए 5 से 6 किलोमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 784 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसका ऊंचा भाग, क्योंकि ये बिहार का भी सबसे ऊंचा भाग है, तो वो है सोमेश्वर, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर, ठीक है, 874 मीटर। तो इस तरह से हमने शिवालिक वाला भाग तीनों पार्ट देख लिया। अब बात करते हैं कौन सा, मैदानी भाग। तो यहाँ पे देखिए बिहार का मैदानी क्षेत्र, तो क्या कहता है,
एक तरफ ऊपर में शिवालिक और नीचे पठार, उसके बीच में आपका बिहार का मैदान। ठीक, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें पूरा टोटल, और सबसे ज्यादा तो मैदानी है। क्षेत्रफल क्या है कि 90,650 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल का अगर मान लो बिहार में 100% भूमि है तो कितना परसेंट मैदान है, तो यहाँ पे देखिए 96.27% क्या है, मैदानी भाग है। अब समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप 75 से 120 मीटर हो जाएगा। औसत गहराई कितनी है, तो 1000 से 1500 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे समउच्च रेखा यानी समान रेखा ऊंचाई की, तो वो है 150 मीटर। और इसकी ढाल जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो आप नदी एक बहता है, और जो सबसे प्रमुख नदी कौन सा है, तो वो प्रमुख नदी है गंगा नदी बिहार की। तो इस साइड में पश्चिम होता है और इस साइड में पूरब होता है। तो अगर हम यहां से पानी गिराते हैं तो जिधर ढाल होगा उधर ही तो बहेगा, है ना, उधर ही बहेगा। यही कारण है कि यहां से बक्सर, आप देख रहे हैं चौसा बक्सर के पास से गंगा नदी आती है, तो उसका बहाव किस साइड में है, पूरब साइड में है। तो ढाल पूरब साइड में है, इसीलिए नदी का बहाव आपको पूरब साइड में होता है। और यही कारण है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पटना है और यहाँ पे आप बक्सर है, ठीक, जब ट्रेन आप बक्सर से पटना की ओर जाते हैं तो डाउन कहलाता है, और अगर पटना से बक्सर की ओर आते हैं तो अप कहलाता है, ठीक ना, अप लाइन पे डाउन लाइन पे। तो यही कारण है। तो नेचुरली इसको एकदम नॉर्मली याद कर सकते हैं, इसकी ढाल किधर है, तो कहेंगे पश्चिम से पूरब की ओर। अब यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसकी ढाल है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि उत्तर बिहार का मैदान, चूंकि बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा गया, तो यहाँ पे एक तो पहले हो गया तराई क्षेत्र जिसको भाबर क्षेत्र भी कहते हैं, एक बांगर क्षेत्र, खादर और चौरमन। देखिए आपको पता है कि महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक है, और फिर यहाँ पे हो जाता है भाबर, है ना, भाबर या तराई, तराई भी बोल सकते हैं। तराई और भाबर सब एक ही जैसा है। तो ये एक तरह से दलदली क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे नमी ज्यादा रहता है, वृक्ष बहुत ज्यादा होते हैं, घना वाला क्षेत्र है। तो ये आपको कहाँ पड़ेगा, लगभग जितने भी जिला देख रहे हैं ऊपर जो नेपाल से सटे हुए हैं, 7 जिला, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, और एक आपका आ जाएगा किशनगंज। तो ये जितने भी जिला आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में आपको तराई वाला क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद बांगर, बांगर क्या होता है आपको पता है ना, जलोर, जलोर मिट्टी जो होता है 2 भागों में होता है। एक होता है पुरानी जलोर जहां बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता है, वो हो जाएगा बांगर। और एक हो जाएगा खादर जहां बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुंचता है, जो ज्यादा उपजाऊ भी होता है, उसे कहते हैं खादर। तो बाढ़ का पानी हमेशा किन क्षेत्रों में बहेगा आप समझ सकते हैं, जहां थोड़ा भूमि नीचे हो, और जहां भूमि थोड़ा ऊंची होगी वहां बाढ़ का पानी कभी आएगा ही नहीं। तो इस तरह से भी आप याद रख लीजिएगा। फिर एक यहाँ पे चौर और मन, मान लेते हैं कि आप प्लेन मैदान है और उसमें पानी आया, तो कहीं कहीं गड्ढा भी तो हो सकता है, और जो गड्ढा होगा और बाढ़ का पानी आया और फिर चला गया, लेकिन उस गड्ढे में तो पानी रह जाएगा, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, चौर कहेंगे या मन कहेंगे, या इसे टाल भी कहते हैं, कहीं कहीं जल्ला के नाम से भी जाना जाता है, इसे लेगुन झील भी कह देते हैं कोई कोई, या इसे झील भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं चौर और मन को, ठीक। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर बिहार के मैदान को पहले देखते हैं, गंगा नदी के उत्तर साइड में है, इसका जो क्षेत्रफल है यानी गंगा नदी के उत्तर वाले में, तो यहाँ पे देखिए 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल का कितना, तो 62%। देख लीजिए उत्तर बिहार का मैदान 62% है, जो 96% में 62% तो यही है, 62.84। अब इस समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 66 है, ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसकी ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है, ऐसे। अब आते हैं आगे, सबसे पहले बात करेंगे तराई वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे हमने बताया था अभी जस्ट,
तो देखिए ये उत्तर बिहार के 7 जिला में पाया जाता है, जैसे हमने नाम बताया था पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जो चौड़ाई, जो ये संकीर्ण चौड़ाई होती है, ये कैसे 10 किलोमीटर एक पट्टी है। पट्टी बोले तो ऐसे चौड़ाई का तो पट्टी है। और चूंकि पहाड़ से नदियां जब आती हैं तो अपने साथ क्या लाएंगे, पत्थर लाएंगे, कंकड़ लाएंगे, बालू लाएंगे। तो इन क्षेत्रों में बालू कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंकड़ और बालू का निक्षेपण पाया जाता है। यहाँ देखिए आते हैं बांगर। तो हमने कहा था कि बांगर क्या है, पुराना जलोर है। निक्षेपण मतलब समझ सकते हैं, किताबी भाषा में निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। नदी जब अवसाद लाती है अपर्दन करके तो कहीं स्थानों पे छोड़ देती है उस अवसादों को, तो उसको निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे निक्षेपण क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। ठीक, ये भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। तो शिवालिक के जस्ट बगल में भाबर और फिर तराई हो जाएगा। हाँ जी, खादर। तो खादर क्या है, नवीन जलोर है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है। ये नई मिट्टी होती है, ज्यादा उपजाऊ होता है। यहाँ पे देख लीजिए उपजाऊ होता है। और ये उत्तरी और उत्तर पूर्वी मैदान में पाया जाता है। पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक ये फैला हुआ है। चलिए अगला क्या है, चौर और मन। तो मैंने कह ही दिया था, जो झील है यहाँ पे देखिए चौर मन क्या है, मुख्यतः गोखुर झील है, या आप ताल भी कह सकते हैं, जल्ला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहां जलमग्न निम्न भूमि पाया जाता है उसे चौर या मन कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण होता है और ये मीठे और गहरे जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। देखिए क्या है ना कि जब भी नदी पहाड़ से उतरती है मैदानी भाग में तो वो पूरा का पूरा विसर्प मार्ग बनाती है, लहरिया मार्ग चलती है, विसर्प उसको बोलते हैं। अब ये कभी कभी क्या होता है कि विसर्प मारते मारते कभी रास्ता एकदम सीधा पकड़ लेगा ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब आप यहां देखिए ये वाला एक एक आकृति छूट गया और इसके अंदर क्या रह गया, पानी। इसकी आकृति पता कैसी है, गो, गो मतलब गाय, अखुर मतलब पैर। इसकी आकृति गाय के पैर के जैसा होता है, इसीलिए गोखुर कहते हैं। और चूंकि गंगा मतलब नदियों से बना है तो नेचुरल है, पानी क्या होगा, मीठा होगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत बिहार में सबसे फेमस कांवर झील आप समझ रहे हैं, तो वो बूढ़ी गंडक से बना हुआ है, वो गोखुर झील है वो। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रमुख चौर भी है, जैसे कि लखनी चौर पश्चिमी चंपारण में है, सुंदरपुर और बहादुरपुर चौर ये पूर्वी चंपारण में है। तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि कौन सा चौर किस जिला में है, ये भी पूछता है। तो प्रसिद्ध कुछ यहाँ पे मैंने मन दे दिया है, मन चौर वही है। यहाँ पे देखिए टेटरिया मन, माधोपुर मन, मोती झील, ये आजकल ना बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है। मोती झील ये किस जिला में है, तो पूर्वी चंपारण में है। ठीक, और उसके बाद पिपरा मन, सरैया मन, सरैया मन भी बहुत फेमस है। और सिमरी मन ये कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। तो फिर से कहेंगे मोती झील एकदम याद रखिएगा कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। और सरैया मन कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। ये एग्जाम में पूछ चुका है बहुत पहले भी। अगला है दक्षिण दक्षिण गंगा का मैदान, है ना। तो देखिए बिहार के सीमांत पठारी प्रदेश और गंगा के मध्य में पाया जाता है। जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि ये गंगा नदी है और ये आप भोजपुर का मैदान देख रहे हैं या मगध का मैदान देख रहे हैं और ये वाला। तो यहाँ पे कहता है कि बस दक्षिण के पठार के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में, मतलब ऊपर वाला भाग ये पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 33,670 किलोमीटर स्क्वायर। अगर कुल क्षेत्रफल का बोले तो 19 है, 19.36% है, यानी बिहार के कुल क्षेत्र का। अगर इसकी ढाल देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर। इसीलिए इनसे जितनी भी नदियां आती हैं, जैसे सोन नदी, फल्गु नदी, ये क्या आती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, गंगा नदी से जाकर मिलती है। ठीक, अगर हम बात करें इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। और इसकी ढाल तो बता ही दिया, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। हाँ, तो यहाँ पे और भी है। देखिए नदियों के किनारे बांध बने होते हैं जिसको प्राकृतिक कगार कहते हैं। बांध क्या है, जैसे
आप देखते होंगे नहर के पास में एक बांध जो ऊँचा होता है, जो चलते जाता है आदमी, ऊँचा भाग होता है। ये वाला क्षेत्र आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो ऊँचा भाग है, ये नदी है और बीच-बीच में ये ऊँची भाग है। या आप ये एक लहर नदी जा रहा है और इस साइड का जितना भी देख रहे हैं, ये सब क्या है? कगार है। कगार बोले तो बाँध। तो बीच आस-पास के भू-भाग से अधिक होने के कारण दक्षिण की अधिकांशतः नदियाँ गंगा नदी से सीधे ना मिलकर उसके समानांतर मिलती है। जैसे गंगा नदी जाता है ना, तो सोन नदी मान लो आया, तो कुछ देर समानांतर बहेगा। फल्गु नदी तो भाई गायब हो जाता है, तो बीच ही में गायब हो जाता है, तो समानांतर चलती है। और इस प्रवाह को क्या बोलते हैं? पीनेट प्रणाली प्रवाह प्रणाली कहते हैं, जो 2 नदी समानांतर चले, मुख्य नदी और सहायक नदी। अगला बात करते हैं कि कगार के दक्षिणी भाग में, कगार जो होते हैं उसके दक्षिणी भाग में जलमग्न भूमि पाई जाती है, वही झील वाला, जिसे टाल या जल्ला क्षेत्र कहते हैं। सेम मतलब आर्द्र भूमि। ये टाल क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पटना से मोकामा तक, मोकामा भी आपको पटना ही में जिला में पड़ेगा, तो पटना से मोकामा तक में आपको टाल क्षेत्र दिखता है। लगभग कितना? तो 25 किलोमीटर, ये बहुत फेमस है। 25 किलोमीटर चौड़ा होता है, तक फैला हुआ है। और कुछ प्रमुख टाल के नाम है, जैसे कि बढ़िया टाल, मोकामा टाल या सिंघोल टाल या मोर टाल, ये सब फेमस है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे यहाँ पे कि गंगा के दक्षिणी मैदान को कुछ 3 भागों में भी बांटा गया है। जैसे दोआब, दोआब बोले तो क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे मान लो ये गंगा नदी है और एक आपको सोन नदी आया, ठीक? यहाँ पे क्या कहता है? मगध का मैदान। और यहाँ पे क्या कहता है कि अंग का मैदान। तो एक नदी हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपका सोन नदी है, ठीक? सोन नदी है, तो ये गंगा नदी है, तो ये बीच का क्या क्षेत्र हो गया? दोआब हो गया। और आपको पता है ना कि 16 महाजनपद में 3 महाजनपद तो यहीं बिहार में थे, तो एक आपका गया वाला जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? मगध का। पाटलिपुत्रा और गया ये सब मगध का क्षेत्र हो जाता है। और एक हो जाता है अंग। अंग में कौन कौन सा जिला आता है? भागलपुर और मुंगेर, ये भी महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी। तो ये इस ऐसे आपको 3 भागों में बांटा गया है। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए, सोन गंगा का दोआब, ये सोन नदी के पश्चिम में स्थित है और इसमें भोजपुर का मैदान भी कहते हैं। मगध का मैदान ये आपको सोन और क्यूल नदी के बीच में स्थित है। और एक अंग का मैदान, ये क्यूल नदी से राजमहल पहाड़ी तक स्थित है। राजमहल पहाड़ी भी बहुत फेमस है, आपको 1857 में भी इसका चर्चा आता है और बहुत सारे जनजाति विद्रोह में भी इसका नाम आता है। अगला बात करते हैं दक्षिणी पठार। तो दक्षिणी पठार जो आपको मैदानी भाग के दक्षिण में है, यहाँ पे देखिए पश्चिम में कैमूर, ये हो गया आपका पश्चिम में कैमूर से लेकर पूरब में मुंगेर और बंका तक फैला हुआ है। अब कहता है दक्षिण पठारी प्रदेश छोटा नागपुर पठार का सीमांत क्षेत्र है और इस प्रदेश में ग्रेनाइट, नीस जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, 4 भागों में बांट दे रहे हैं। पहला कैमूर रोहतास देखते हैं, फिर उसके बाद गंगा वाला गया वाला देखते हैं, फिर उसके बाद राजगीर, गिरिक और नवादा और मुंगेर वाला। तो पहले बात करते हैं कैमूर और रोहतास वाला। यहाँ पे देखिए इसका विस्तार कहाँ से है? तो जबलपुर, जबलपुर से प्रारंभ होता है, रोहतास तक होता है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 483, इसकी चौड़ाई 80 और इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर तक। हाँ, ये भी पूछ सकता है इस पठारी क्षेत्र का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो भाई रोहतासगढ़, जो किला आप जो देख रहे हैं रोहतासगढ़, जिसकी ऊंचाई है 495 मीटर। और इसमें क्या अधिक पाया जाता है? तो बलुआ पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, तो कहते हैं इस पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है, यानी सोन नदी जो है इस पठार को अलग करता है छोटा नागपुर के पठार से। अब अगला बात करते हैं गया। गया भी बहुत फेमस है, यहाँ तो बहुत अजीब अजीब पहाड़ हैं। तो जैसे देखिए गया, गया के पहाड़ी यहाँ पे मेन आपको गया औरंगाबाद नवादा जिला को मिलाकर कहा गया है। यहाँ बहुत सारे प्रमुख पहाड़ी है, जैसे कि जेठियन, हिंडाज, हल्दिया की पहाड़ी,
गया शहर के आसपास तो और भी खतरनाक सब है, जैसे कि रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि गया और जहानाबाद के बीच में 2 जुड़वा पर्वत है, जहाँ पे आपको पता है ना कि एक सम्राट ने अशोक ने 4 गुफा बनाया था आजीवक संप्रदाय के लिए, और उनके एक पौत्र थे दशरथ, उन्होंने 3 गुफा बनाया था वहाँ पे। तो 7 गुफा वहीं पे हैं इन दोनों पहाड़ियों को मिलाकर। तो देखिए जहानाबाद और गया के बीच में सीमा पर बराबर की पहाड़ी है, जिस पर अशोक जी ने 4 गुफा बनाया था, और एक है आपका नागा अर्जुनी की पहाड़ी, जिसमें दशरथ जी ने 3 गुफा बनाया था उन्होंने। अब आते हैं कि इस पहाड़ी प्रदेश में गृद्धकुट पहाड़ी भी है, जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, और कितना है तो 446 मीटर। जी, अगला बात क्या करेंगे हम लोग जी, राजगीर गिरिक पहाड़ी। तो यहाँ पे ये कहाँ है, तो राजगीर नालंदा जिला। यहाँ पे देख लीजिए राजगीर को आपको याद होगा कि सर्वप्रथम मगध की राजधानी राजगीर थी। ठीक, सर्वप्रथम मगध की राजधानी राजगीर थी। तो क्यों था, क्योंकि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे कि वैभवगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी, और मतलब कि पीर की पहाड़ी। तो मतलब 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यही कारण था कि उसे राजधानी बनाया गया था। बाद में भले पाटलिपुत्र राजधानी बना, और इन 5 में से सबसे ऊंचा है वैभवगिरी, जिसकी ऊंचाई है 380 मीटर, और यहाँ पे अधिकतर रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है लास्ट इस टॉपिक का, नवादा और मुंगेर की पहाड़ी। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण में नवादा जिला से प्रारंभ होता है और उत्तर में गंगा नदी तक जाता है। इसमें खड़गपुर की पहाड़ी मोस्ट फेमस है, बहुत बार पूछा जा चुका है, जो मुंगेर के साइड में आपको दिखता है। गिरियक की पहाड़ी, सत्त पहाड़ी, शेखपुरा की पहाड़ी, चकाई पहाड़ी ये भी फेमस है, और बाकिया की पहाड़ी। तो इन क्षेत्रों में इस तरह की ये सब नाम से पहाड़ी है, और खड़गपुर की पहाड़ी खासकर मुंगेर नाम आता है, लेकिन जमुई तक भी फैला हुआ है। तो खड़गपुर की पहाड़ी का आकृति कैसा है, तो जस्ट लाइक त्रिभुजाकार, ठीक, और इसमें क्वार्टजाइट्स चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। मैं बता दूं कि खड़गपुर की पहाड़ी में बहुत सारे गर्म कुंड पाए जाते हैं, जैसे कि सीता कुंड नाम सुना होगा आपने, रामेश्वर कुंड, तो ये सब बहुत सारे गर्म कुंड हैं, लक्ष्मण कुंड, सब मुंगेर में है ये सब। तो ये सब यहीं पाए जाते हैं। तो ये टॉपिक आज का इतना ही रहा। तो आपको हो गया सामान्य परिचय हो गया, आंतरिक संरचना हो गया, भौतिक संरचना हो गया। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बिहार की प्रमुख नदी। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो आप जुड़े रहिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, तो ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं, जय हिंद।